हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में आपको डाइलेक्ट्रिक के अंदर कैसे फील्ड वेरी करता है और फिर पूरे कैपेसिटर प्लेट के बीच में फील्ड का वेरिएशन क्या होता है, ये हमने देखा था, फील्ड का और पोटेंशियल का वेरिएशन। ठीक है, आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं बेसिकली कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट क्यों किया जाता है, क्यों डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम कैपेसिटर चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और साथ में अलग अलग टाइप का अगर डाइलेक्ट्रिक हम डाल दें अलग अलग अरेंजमेंट के साथ तो कैपेसिटेंस कितना प्रभावित होता है, उससे कितना चेंज होता है, नई वैल्यू कैपेसिटेंस की क्या आती है। ठीक है, जरा देखते हैं इस चीज को। तो पहले क्वेश्चन लिखो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इफ प्लेट एरिया इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज स्मॉल डी and space between plate is completely filled with dielectric of dielectric constant K। ठीक है, तो आपको ये बोला गया है कि एक कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, और उनके बीच का जो एरिया है, उनके बीच का जो वॉल्यूम है वो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फिल किया गया है। इस प्लेट का एरिया A के बराबर है, बीच दोनों का सेपरेशन D के बराबर है। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस अपने को पता करना है। तो कैपेसिटेंस निकालने का बेसिक तरीका क्या था अपना, कि पहले चार्ज Q मान लेते थे, उस चार्ज Q के कारण पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके, और फिर उसके बाद हम Q बाई V का रेशियो निकालते थे, और Q बाई V का रेशियो ही क्या कहलाता था, वो कैपेसिटेंस कहलाता था। ठीक है, तो जरा इसको खुद से ट्राई करो। एक के ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर अगर प्लस Q मान लेता हूं, इसके ऊपर माइनस Q होगा, और फिर किसी तरीके से Q बाई V का रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो करो इसको जल्दी, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, ट्राई करने के बाद बिना ट्राई किए मत देखना। देखो, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए बच्चों, कंप्लीटली फील्ड है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर पार्शियली फील्ड होगा तो क्या होगा कैपेसिटेंस, ये सब कुछ चीजें आगे देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली फील्ड है। तो यहां पे बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहा होता, अगर मान लीजिए ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता, अगर यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रहता तो, लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक आ गया है तो इसकी वजह से फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाई के के बराबर। ठीक, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा ई नॉट बाई के के बराबर, और ये ई नॉट की वैल्यू कितनी, क्यू नॉट अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब ई नॉट की वैल्यू क्यू नॉट अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आ गई क्यू नॉट अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद फिर इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, क्या उसको हम E इंटू डी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, ई नॉट इंटू डी नहीं, क्योंकि इस समय एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E के बराबर। ठीक, तो जरा इसकी वैल्यू पुट कर दो, V इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक, तो यहां से अपने को जरा क्यू नॉट बाई वी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्यू नॉट अपॉन वी की वैल्यू हो जाएगी के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या चीज है, वो कैपेसिटेंस है जब यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं फिल किया होता, तो इसको हम लिख देते हैं यहां पे के इंटू सी नॉट के बराबर। सी नॉट क्या था, ओरिजिनल कैपेसिटेंस था। इसका मतलब ये जो C डैश है, मतलब कि नया कैपेसिटेंस है, वो Q नॉट बाई वी के बराबर, जिसकी वैल्यू आ गई K इंटू सी नॉट। मतलब कि ये जो नया कैपेसिटेंस है बच्चा, वो K टाइम्स सी नॉट हो गया। मतलब कि आप देखो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और आप उस प्लेट के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लो कि 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई मीडियम डाल देते हो, तो अब जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा वो 20 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो K टाइम्स डाइलेक्ट्रिक, अगर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक आप डालते हो तो कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है चार्ज स्टोर करने का, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है।
ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को फिल करते हैं कैपेसिटर के बीच में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर ये तो हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक अगर फिल करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, इतना कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आगे देखने वाले हैं हम क्वेश्चन में कि कैपेसिटर प्लेट्स हैं अगर मान लीजिए, ठीक है, और हम क्या करते हैं उनके बीच में हो सकता है कई सारे डाइलेक्ट्रिक को रख दें, K1 K2 K3 को, ठीक है। हो सकता है ऐसे रख दें हम डाइलेक्ट्रिक को, ठीक है, इस टाइप से, इधर K1 इधर K2 इधर K3। हो सकता है इनका कुछ और अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं और आज की क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही सब डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगा, लास्ट क्लास आपका, उसमें हम वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करना कैपेसिटर में, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्लास कल नेक्स्ट डे होगी आपकी, ठीक है, अगली क्लास जो होगी। लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं उनको 1-2 क्लास और मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसमें बस क्वेश्चन करवाएंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएंगे, ठीक है। चलो टॉपिक डालिए, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक। देखो पहला है ये, ठीक है, पहला कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। उसमें क्या है कि जिसे मान लो कि इस तरीके से हमने कैपेसिटर प्लेट दिया, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इधर K1 इधर K2 और यहाँ पे K3, ठीक। तो यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक है K1, ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक है K2 इस तरीके से, ठीक है, और इनके बीच में एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, वो है K1 K2 K3 इस तरीके से, ठीक है। ये थिकनेस दिया हुआ है इनके बीच T1 थिकनेस, ये T2 थिकनेस और ये T3, ठीक है। ये पूरा प्लेट का एरिया कितना है, A के बराबर, समझ में आ रहा है। तो ये दो प्लेट्स हैं इस तरीके से, उनके बीच में 3 लेयर्स डाइलेक्ट्रिक के रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें, थोड़ा 3D ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, वैसे बन तो नहीं पाएगा हमसे, फिर भी ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो ये ऊपर का प्लेट हो गया, फिर उसके बाद ये नीचे वाला प्लेट ड्रॉ करते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक है वो डाइलेक्ट्रिक्स किस तरीके से हैं, एक तो ये लेयर हो गया, एक ये, और फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये ऊपर है K1, ठीक है, तो ये K1 डाइलेक्ट्रिक है, ठीक। फिर उसके बाद आया K2, तो ये वाला जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें वो K2 है, ठीक है, और नीचे जो है वो K3 है, ये K3, ठीक है, इस टाइप की चीज है। तो एक 2 प्लेट नीचे है और 2 प्लेट्स के बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से भरे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हर एक डाइलेक्ट्रिक को कितना एरिया मिल रहा है बताओ, अगर इसका प्लेट का एरिया A है तो, ठीक है, और इन्हीं के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। तो प्लेट्स के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे K1 है, इसका थिकनेस दिया हुआ है T1 के बराबर, इसका थिकनेस T2 के बराबर और इसका थिकनेस जो है वो T3 के बराबर है, ठीक है। और अपने को ये पता करना है कि इस पूरे सिस्टम का डाइलेक्ट्रिक, ये एक तो ये कि
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसको दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, पहले मैं इसको एकदम बेसिक से सॉल्व करता हूं और फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसका एक दूसरा टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, और फिर उसी टेक्निक को आपको आगे हर एक प्रॉब्लम में यूज करना है। ठीक है, देखो तो इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूं और इस प्रॉब्लम को आप याद रखोगे। देखो तो यहाँ पे ये प्लेट्स हैं और इनके बीच हम डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं। तो ये बच्चा K1 वाला डाइलेक्ट्रिक है, ये K2 डाइलेक्ट्रिक है और ये K3 डाइलेक्ट्रिक है। थिकनेस इनकी कितनी, T1, T2 और T3। तो ये T3 है, ये T2 है और ये T1 है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो कि इस प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखें और इसको नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब कि ये वाला हायर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसको 0 वोल्ट में मानता हूं तो ये कुछ V वोल्ट पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब कहां से कहां होगा, तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव पे है, ये वाला नेगेटिव पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 डिवाइडेड बाई K1। ठीक, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चों, E0 डिवाइडेड बाई K2 और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E0 डिवाइडेड बाई K3। क्लियर है बात। ठीक, अच्छा पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना है जरा ये बताओ। तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस है V के बराबर। ठीक, तो देखो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर V1 का हुआ, यहां पे V2 का हुआ, यहां पे V3 का हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और यहां पे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E1 इंटू T1। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो होगा इसको E1 E2 E3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये E1 है वो बराबर है E0 बाई K1 के, E2 है वो बराबर है E0 बाई K2 और E3 है जो कि है बराबर है E0 बाई K3। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे E1 T1 प्लस E2 T2 प्लस E3 T3। ठीक, तो यहां से आप देखो E0 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये रख सकते हैं E0 बाई K1 के बराबर। ठीक, तो ये V की वैल्यू हो जाएगी E0 बाई K1 इंटू T1 प्लस E0 बाई K2 इंटू T2 प्लस E0 बाई E0 इंटू T3 बाई K3। ठीक है, तो इस चीज को हम नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बस E1 E2 E3 की वैल्यू को हमने वहां पे पुट कर दिया। ठीक, तो देखो अब इसके बाद फिर अच्छा E0 क्या होता है, E0 होता है प्लेट्स के बीच का ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किस पे डिपेंड करता है, Q0 पे। ठीक है, तो Q0 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना E0 की वैल्यू। तो जरा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये V की वैल्यू आ गई, E0 बाहर कॉमन ले लिया तो Q0 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या मिला T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये मिल जाएगा। ठीक, अच्छा कैपेसिटेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो जैसे हमने यहां पे हमने कैसे कैलकुलेट किया था प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, हमने Q मान लिया था और Q मान के V पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया कि Q चार्ज आने की वजह से कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा और Q बाई V के रेशियो को ही हम क्या बोल रहे थे, कैपेसिटेंस बोल रहे थे। तो उसी तरीके से यहां पे भी तो हम कर सकते हैं कि हमने Q पहले मान लिया है, ठीक है, और Q बाई V का जो रेशियो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है, वही क्या होगा अपना कैपेसिटेंस होगा। तो हमने Q0 माना है प्लेट्स के ऊपर कि इसके ऊपर प्लस Q0 चार्ज है, इसके ऊपर माइनस Q0 चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव माना हमने E0 के बराबर, और E0 की वैल्यू रख दी हमने Q0 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो जरा यहां से देखो Q0 बाई V की वैल्यू, ठीक है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो Q बाई V की वैल्यू ही क्या होगी, कैपेसिटेंस। तो यहां पे जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पे Q0 अपॉन V,
तो Q नॉट बाई V की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? तो V को इधर भेजते हैं तो उधर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ठीक है। और Q नॉट बाई V को ही हम बोल देंगे C इक्विवेलेंट, जो कि बराबर है A एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ठीक। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, ठीक। इनके ये जो डाइलेक्ट्रिक का सेटअप दिया हुआ था, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। ये देखो एकदम बेसिक तरीका है ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका देखो, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या है यहाँ पे कि देखो, सबसे पहले कि अगर हम इसको तीन अलग अलग कैपेसिटर मान लें C1, C2, C3, ठीक है, तो यहां पे क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकेंड प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर है V के। देखो यही एक्सप्रेशन यूज किया है ना हमने भाई, यहां पे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर, फिर पहले में पोटेंशियल ड्रॉप आया V1 का, दूसरे में V2 का, तीसरे में V3 का, और तीनों का सम पोटेंशियल ड्रॉप का कितना आ रहा है? V के। ऐसा किस केस में होता है बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे C1, C2, C3 हम तीन कैपेसिटर माने तो तीनों कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर हम ये कैलकुलेट कर लें कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस और तीनों को सीरीज के फॉर्मूले से जोड़ दें तो उनका भी आंसर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए दूसरा मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो दूसरा मेथड अल्टरनेट मेथड जो है सेकंड मेथड, और इसी को अब आगे से फॉलो करेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बेसिक मेथड से आगे हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये तीन अपने को डाइलेक्ट्रिक दिए हुए थे ऐसे, तो ये है बच्चा K1, ये है K2 और ये है K3, ठीक। एरिया प्लेट का कितना है? A के बराबर, इनका सेपरेशन T1, इसका सेपरेशन T2 और इसका जो थिकनेस है वो T3, T1, T2 और T3, ठीक है। अब देखो, तो यहां पे these dielectric parts can be considered as three different capacitors connected in सीरीज क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पे क्या होगा कि V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है वो बराबर है पूरे पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। और इसको हम अगर V से कनेक्ट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम करते थे? इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3, और तीनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा? V के, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे भी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है, पूरा कैपेसिटर, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने V माना, तो पहले डाइलेक्ट्रिक में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3, तो इसलिए यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये तीनों डिफरेंट कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से कनेक्टेड है, C1, C2 और C3, ठीक है। जरा C1 की वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए? तो C1 की वैल्यू अभी हमने पढ़ा था पिछले प्रॉब्लम में कि अगर C0 कैपेसिटेंस है तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितना हो जाता है? KC0, ठीक है। तो ये जो कैपेसिटर है पहला वाला डाइलेक्ट्रिक, इसका एरिया बताओ कितना है? A के बराबर, प्लेट एरिया पूरा का पूरा मिला। उसके अलावा D की जगह कितना रखेंगे? T1, ठीक। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना? K1। इसका मतलब
कि यहाँ पे C1 को लिखा जा सकता है K1 इंटू सी नॉट, मतलब K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। क्या D पूरा का पूरा D है? ठीक है, D क्या है यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3, लेकिन वो तो दो मेटल प्लेट के बीच का सेपरेशन है ना, अपने को मात्र T1 वाला पार्ट लेना है जिसमें K1 डाइलेक्ट्रिक है, तो इसलिए यहाँ पे T1 आ जाएगा। ठीक, C2 की वैल्यू देखें तो K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T2 और C3 की वैल्यू K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T3। ठीक है, अब यहां से 1/c इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जरा सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ पे C1 1/C1 करेंगे तो ये हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K1, ठीक है, प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A K3। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c की वैल्यू आ गई यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट A बाहर ले लें तो 1/एप्सिलॉन नॉट A और अंदर बचा जो है वो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ठीक है, और यहां से तो C की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये C इक्विवेलेंट है इसका। अगर इसको हम कंपेयर करें तो देखो कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि D की जगह क्या है T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो ये जो वैल्यू है ना समेशन ऑफ T बाई K, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखें कि ये जो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ये इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ या फिर इफेक्टिव थिकनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए इसको एक बार नोट कर लो पूरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखो, जैसे मान लो कि कैपेसिटर जो है वो एक कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस है, इसका एरिया A है, सेपरेशन इनके बीच का D है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। यही हुआ ना? ठीक, अब देखो D की वैल्यू अगर घटेगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, अगर मान लो कि इसी कैपेसिटर में हम एक K इज इक्वल टू 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल फिल कर देते हैं पूरा, ठीक है, तो अभी भी इनके बीच का सेपरेशन कितना है D, एरिया प्लेट का A है, तो मतलब अब जो नया कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, वो आप लिखोगे 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, ये लिखा जाएगा ना। अच्छा, 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D बाई 2। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है वो इसकी तरह बिहेव कर रहा है जैसे मान लो कि इसके कैपेसिटर के बीच का जो सेपरेशन है वो D ना दे के कितना दिया हुआ है, D बाई 2 की तरह, D बाई 2 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जब आप K इज इक्वल टू 2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल कर देते, ठीक है, तो ये कैपेसिटर इस तरीके से बिहेव करता कि इसका प्लेट का एरिया A है और इनके बीच का सेपरेशन D ना होके D बाई 2 है, इसलिए इसका बोलेंगे कि इसका इफेक्टिव थिकनेस बताओ कितना है या इफेक्टिव विड्थ कितना है, ये है D बाई 2 के बराबर। अगर मान लो यहाँ पे K इज इक्वल टू 10 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देते हैं तो इसका इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर के बराबर होता है जिसका प्लेट एरिया A होता और प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना होता है D बाई 10 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब इसका जो इफेक्टिव थिकनेस है वो कितना होता, D बाई 10। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, आगे हम जो क्वेश्चन मिलेंगे उनको इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे, इफेक्टिव थिकनेस के हिसाब से। ठीक है, इसको कहीं कहीं इफेक्टिव डेप्थ भी आप नाम सुनोगे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा इस पूरे मेथड को। चलिए इसके ऊपर
एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? वही पहला ही पार्ट था नहीं इसका। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। तो दूसरा अगर मान लो कि आपसे दिया हुआ है, दूसरा अगर एग्जैक्टली दो डायलेक्ट्रिक दे देते हैं, तो अगर मान लो दो डायलेक्ट्रिक दे दिया गया यहाँ पे, तो ये K1 है, ये K2 है, और यहाँ पे सेपरेशन D/2 है, ये भी D/2 है। ठीक है। अब इस कैपेसिटर का अपने को C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो C इक्विवेलेंट या तो आप C1 C2 अलग अलग निकाल लो और फिर उसके बाद उसका 1/C1 + 1/C2 करो। ठीक है। तो जैसे अगर आप कैलकुलेट करते तो C1 की वैल्यू कितनी होती? K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया दोनों को कितना मिला? A के बराबर। ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई यहाँ पे थिकनेस है D/2। ठीक। तो ये चीज हो गया। अच्छा, C2 की वैल्यू K2 एप्सिलॉन नॉट A D/2। ठीक है। तो यहाँ पे 1/C की वैल्यू आ गई 1/C1 + 1/C2। देखो दोनों सीरीज में है ना, एक को पॉजिटिव रखोगे एक को नेगेटिव रखोगे तो V1 + V2, मतलब एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर V के बराबर है तो V1 + V2 बराबर होगा किसके? V के। ठीक है। तो यहाँ पे 1/C = 1/C1 + 1/C2 करते हैं तो 1/C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखो 2 ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा D/K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, तो ये 2। ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये चीज, तो हाँ ठीक है, तो ये हो गया D/2K2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक। कैलकुलेशन चेक कर लेना, और गलती होगी तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ठीक है। तुम अपना कैलकुलेशन ठीक से करना। तो यहाँ पे अब जो कॉमन मिले उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1/C की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर देखो D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है। और ये आ जाएगा 2 भी कॉमन मिल गया, और ये हो गया 1/K1 + 1/K2। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? आगे सॉल्व करो। देखो यहां से एक वैल्यू पता करेंगे अभी हम। देखो तो 1/C, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इसको और लिख देते हैं, 1/C इज इक्वल टू D/2 एप्सिलॉन नॉट A। ये आ जाएगा K1 + K2 डिवाइडेड बाई K1 K2। ठीक है। तो C को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट A/D, और यहाँ पे 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है बच्चा, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं K इफेक्टिव। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए इस पूरे कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक ना भर के हमने एक ही डाइलेक्ट्रिक भरा होता और पूरे पूरे वॉल्यूम में, तो कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भरे कि वो पूरा सेम कैपेसिटेंस बने? तो देखो कैपेसिटेंस यही हम लिख देते हैं ना, K × C0, और C0 की वैल्यू कितनी होती है? K × एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? K इफेक्टिव की तरह। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, इसको हम बोलते हैं K इफेक्टिव। ठीक। तो K इफेक्टिव भी कभी कभी पूछा जाता है तो उसको आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे, 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 + K2। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमने तो एक तो C1 C2 अलग अलग कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया। ठीक है। और उसके बाद फिर हमने K इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट की। ठीक। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए, मतलब कि इसको आप दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करते इफेक्टिव डेप्थ के हिसाब से, ठीक है, या इफेक्टिव थिकनेस के हिसाब से, तो फिर कैसे होता देखो। तो फिर यहां पे आप सीधे सीधे लिखते कि C = एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, क्या पढ़ा था हमने? T1/K1 + T2/K2 + T3/K3।
यही चीज ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाता है T1 की जगह कितना, d/2/k1 प्लस d/2/k2। क्लियर ये बात? तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, और इधर बचेगा 1/k1 प्लस 1/k2, जिसको सॉल्व करने से आएगा k1 k2 और ऊपर k1 प्लस k2। ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2 टाइम्स k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी क्या कहलाएगी बच्चों, के इफेक्टिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट डेप्थ का यूज करते हुए। ठीक है, तो अभी हमने डायलेक्ट्रिक को सीखा कि जब डायलेक्ट्रिक सेम एरिया में हो, मतलब पूरे एरिया में उनका वेरिएशन ना हो, ऐसा ना हो कि अगर मान लो इस टाइप का कुछ केस होगा ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये K1 है ऐसे, ये K2। ठीक है, तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ऐसे, लेकिन चलिए अभी आगे एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डायलेक्ट्रिक जो है वो वैरी कर रहा है डेप्थ के हिसाब से, ठीक है, तो डेप्थ के हिसाब से अगर वैरी कर रहा है तो वहां पे हम क्या मानते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर दूसरा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी तक दो देख चुके हैं, तीसरे पे आते हैं। देखो, तो अगर मान लो ये डायलेक्ट्रिक है और मतलब ये प्लेट्स हैं, इनके बीच में हम डायलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं और इस बार इस तरीके से फिल करते हैं, मतलब यहाँ पे K1 डायलेक्ट्रिक है और ये K2 है। ठीक, और ये जो है एरिया A/2 और इधर एरिया A/2। ठीक, ये प्लेट्स के टर्मिनल्स। ठीक है, तो इसका अपने को डायलेक्ट्रिक पता कर, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। इनके बीच का सेपरेशन, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D है। अगर इसका आप 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाओगे तो 3D डायग्राम कैसा बनेगा, देखो। देखिए, इस तरीके से ये डायलेक्ट्रिक गया है, मतलब ये प्लेट गया है पीछे, और ऐसे। ठीक है, तो यहां पे ये डिवाइडर है, तो जहां से मीडियम चेंज हो रहा है, और ये ऐसे। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि ये A/2 एरिया, ये A/2 एरिया। ठीक है, तो यहां पे जो है वो डायलेक्ट्रिक K1 है और ये K2 है। ठीक है, तो ये पूरा A/2 एरिया मिल रहा है और पूरा प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना मिल रहा है, D के बराबर। K2 को भी एरिया A/2 मिल रहा है और प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो D के बराबर मिल रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो, तो यहां पे भी इनको दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह मान लें। ठीक है, तो दो अलग कैपेसिटर की तरह माने, और यहां पे आप देखो कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है K1 वाले के अक्रॉस, क्या वही पोटेंशियल डिफरेंस है K2 वाले के अक्रॉस? क्योंकि ये जो मेटल का प्लेट है ये तो सेम पोटेंशियल पे होगा, ये मेटल प्लेट भी सेम पोटेंशियल पे होगा, इसमें कहीं पोटेंशियल का वेरिएशन नहीं है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस K1 के अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस K2 के अक्रॉस भी है। ठीक है, ऐसा कब होता है, सीरीज में या पैरेलल में? तो बच्चों ऐसा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि दो कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो वहां पे जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे C1 और C2 कैलकुलेट करके उनको C इफेक्टिव निकालने के लिए, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान सकते हैं। ठीक है, इस चीज को एक और डायग्राम से आप समझ सकते हो इस तरीके से कि देखो, ये प्लेट था जिसका एरिया A/2 था, और फिर उसके बाद ये प्लेट एरिया A/2 के साथ, और बीच से हम क्या करें, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, बीच से थोड़ा सा मैं इनको दूर दूर ड्रॉ कर देता हूं। देखो,
तो इन दोनों प्लेट्स को मैंने क्या किया, थोड़ा दूर दूर ड्रॉ कर दिया। इसका भी एरिया कितना बच्चों, a/2 के बराबर, नीचे वाले प्लेट का भी एरिया a/2 और ये a/2। ठीक, अच्छा ये दोनों आपस में सेम पोटेंशियल पे रह रहे हैं मेटल, तो इसलिए इनको मैं ऐसे कनेक्ट कर देता हूं। ठीक, और यहां से टर्मिनल निकाल देता हूं, और ये पूरा K1 है और ये पूरा K2 है। इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। ठीक, तो ये पूरा मटेरियल K1 है, ये K2 है, ये कैपेसिटर C1 की तरह, ये C2 की तरह, देखो दोनों पैरेलल में सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे C1 और C2 मान के हम सीधे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, इसको भी ड्रॉ कर लेना, और फिर उसके बाद आप लिखना कि दिस सेटअप कैन be considered as two different capacitors connected in parallel because potential difference across both capacitor is same। ठीक है, अच्छा ये जो दो वाले होते हैं ना, K1 K2 और फिर K1 K2 पैरेलल में, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं। ठीक है, बोर्ड के लिए भी इसको कायदे से तैयार कर लीजिएगा 2 तक। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब इसका मतलब कि जो दो कैपेसिटर थे उनको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं C1 C2, और फिर उनका C इक्विवेलेंट निकालता हूं। देखो मेरा तो पेज चेंज हो जा रहा है, इसलिए मेरे फिर से आपको दिखाने के लिए वो चीज मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम पहले ही ड्रॉ कर चुके हो आप। ठीक है, तो ये देखो, तो इसका मतलब C1 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट a/2, ये ध्यान देना। वहां पे क्या हो रहा था, d/2 हो रहा था, क्योंकि वहां पे ऐसे डाइलेक्ट्रिक था, तो उसको विड्थ कितनी मिल रही थी, d/2। अगर दो डाइलेक्ट्रिक K1 K2 हम कर रहे थे तो विड्थ d/2 मिल रही है, लेकिन एरिया पूरा का पूरा मिल रहा था। यहाँ पे एरिया आधा मिल रहा है, लेकिन d पूरा का पूरा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाई d, और C2 को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाई d। सॉरी, यहाँ पे K1 K2 छूट गया, K1 और K2। तो यहाँ पे क्योंकि पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हम लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट a/2d प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट a/2d और यहाँ पे K1 प्लस K2 ये आएगा। अच्छा इसको अंदर भेज दें तो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, और यहाँ पे हो गया K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे अगर कोई K इफेक्टिव पूछे तो K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, और पहले वाले में कितना आया था, सीरीज वाले में 2K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को करोगे। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आप देखो, अगर यहां पे आपको पिछले वाले क्वेश्चन में जो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, देखो इस वाले में जो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया हुआ था, कहाँ गया भाई वो पेज, इस वाले में, इस वाले डायग्राम में आ जाओ। तो इस वाले डायग्राम में अगर आपको E1 E2 E3 पूछा जाता तो आंसर क्या होता, 1/K1 1/K2 1/K3 ये होता ना, अगर आपको इनके बीच का रेशियो पूछा जाता। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दो वाले में वैल्यूज पूछी जाती यहाँ पे,
तो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी लिखते हैं आप, E0 बाई K1, और E2 की वैल्यू लिखते E0 बाई K2। ठीक, E1 बाई E2 निकल जाता आराम से, तो E1 बाई E2 कितना आता, K2 बाई K1 के बराबर। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज देखो कि इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ, इसी में क्वेश्चन लिखिए, इसी के जस्ट आगे छोटा सा, अभी इनके सारे पार्ट्स चल रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और के इफेक्टिव निकालना है अपने को हर एक पार्ट में। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ E1 बाई E2। E1 क्या है, K1 डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और E2 क्या है, K2 डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जरा E1 बाई E2 का रेशियो पता करो। पहला है K1 बाई K2, दूसरा ऑप्शन है K2 बाई K1, और तीसरा ऑप्शन है 1:1, चौथा ऑप्शन है 2:1, पांचवा भी ले लो, अच्छा 1:2। ठीक है, जरा सॉल्व करो, बताओ कौन सा आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक, देखो अगर आपका K1 बाई K2 आंसर है तो ये गलत है, K2 बाई K1 ये भी गलत है, यकीन मानो गलत है। ठीक है, सही आंसर जो है वो है 1:1। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा दिमाग की जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे बच्चा, आपने यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जो V लगाया है, इसकी वजह से जो E1 होगा, E1 को कितना लिखोगे आप, V बाई डी के बराबर, और E2 को भी कितना लिखोगे, V बाई डी के बराबर। भाई V पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ठीक, तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस, ठीक है, तो दोनों का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो सेम रहेगा। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेम रहेगा, आप तो बोले थे कि E0 बाई K हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाई K1, और यहाँ पे E2 की जगह आप लिखोगे E0 बाई K2, यही होगा ना, आपके दिमाग में डाउट आ सकता है। तो बच्चा होता क्या है इस केस में कि जब आप पोटेंशियल यहाँ पे जब आप डाइलेक्ट्रिक को भरोगे, तो क्योंकि दोनों का K1 K2 अलग अलग है, ठीक है, तो K1 K2 अलग है, तो यहाँ पे जो चार्जेस अपीयर होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो चार्जेस अपीयर होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो अगर उनकी वैल्यूज आप देखोगे तो E1 E2 जो है वो सेम है, E1 E2 की वैल्यू सेम आई है। ठीक है, तो E1 को अगर आप लिखोगे तो E1 क्या होता, E0 बाई K लिखते, ठीक है, और E0 को कितना लिखते, Q0 अपॉन A एप्सिलॉन, Q0 अपॉन A, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। ठीक है, और डिवाइडेड बाय K1, यही लिखते हैं आप। ठीक, लेकिन यहाँ पे बच्चों मेन बात यह है कि यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज अलग अलग होगा, अलग अलग होना ही पड़ेगा उसको, अगर अलग अलग नहीं होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस कभी सेम नहीं आ सकता। ठीक है, देखो यहाँ पे जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो इन दोनों टर्मिनल से, यहाँ पे अगर मान लो इस बैटरी को यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहना है, V के बराबर, यहाँ पे भी रहना है V के बराबर। इसका मतलब यहाँ V बाई डी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहाँ भी V बाई डी की वैल्यू होगी। इसका मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर दोनों में सेम है और इसका मतलब, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ पे अपीयर होने वाला चार्ज और यहाँ पे अपीयर होने वाला चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो सेम मेटल पे यहाँ कुछ और चार्ज अपीयर होगा और यहाँ पे कुछ और चार्ज अपीयर होगा। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अगर Q1 चार्ज अपीयर हो रहा है, यहाँ पे Q2 चार्ज अपीयर हो रहा है, तो E1 को आप लिखोगे Q1 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1, और E2 को आप कितना लिखोगे, Q2 अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2। ठीक है, E1 E2 आपस में बराबर होंगे।
ठीक। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि Q1 Q2 के बीच में क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, खैर अपने को अभी इस पे बात करनी है। तो ये जो आंसर है वो ये गलत है, ये भी गलत है, सही आंसर 1:1 है। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमने अभी सीरीज का देख लिया, पैरेलल का देख लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब आते हैं कि एक मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपने देख लिया। अब आते हैं कि अगर सीरीज और पैरेलल को हम कंबाइन कर दें तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल को कंबाइन करें तो फिर क्या होगा देखते हैं। अच्छा, कितने पार्ट कर चुके हैं? 3 क्वेश्चन कर चुके हैं ना, चौथा लिखो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इन सबको कंबाइन करने से पहले एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूं, उसको एक बार नोट कर लो। इसमें क्या है देखो, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दूसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, फिर K3 और ऐसे कई सारे हैं और लास्ट में Kn लगा हुआ है। ठीक है, इसका T1 थिकनेस, इसका T2, इसका T3, इसका Tn। इसका जरा C इक्विवेलेंट पता करो तो कितना होगा। ठीक, इफेक्टिव डेप्थ वाले फॉर्मूले से कर डालो। तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, बताओ, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस ऐसे करते करते Tn बाई Kn। ये C इक्विवेलेंट इस सिस्टम का होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे, ये जो हमने पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन देखा था, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ये देख सकते थे कि जब इनको हम ऐड कर रहे थे, ठीक है, तो ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे अगर आप एरिया को अंदर भेजते हो, ठीक है, तो ये A इंटू K1 जो है, ठीक है, A इंटू K1 बाई 2, ये अपना क्या कहलाएगा, इफेक्टिव एरिया। ठीक है, तो ये इफेक्टिव, जैसे इफेक्टिव डेप्थ की बात की थी ना हमने, वैसे ही यहाँ पे इफेक्टिव एरिया का भी कॉन्सेप्ट आप ला सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर यहाँ पे क्या करते हैं कि अपने को क्वेश्चन दिया जाता कई सारे, यहाँ पे जैसे देखो ये है और ये एक प्लेट दिया गया है और इनके बीच में इस तरीके से कई सारे डाइलेक्ट्रिक पड़े हुए, K1, K2, इसी तरीके K3 और यहाँ पे Kn। ठीक है, ये टर्मिनल है, इसका एरिया A1, A2, A3 और ये An। ठीक है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट तो सीधे सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं। C1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, तो यह है K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D और इसी तरीके से प्लस डॉट 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 लास्ट में Kn एप्सिलॉन नॉट An अपॉन D के बराबर। तो देखो यहां से क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट बाई D बाहर ले लिया और बचा कितना, A1 K1 प्लस A2 K2, ठीक है, और प्लस A3 K3 इस तरीके से। तो ये बच्चा एक्चुअल में इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एरिया। ठीक है, तो जहां पैरेलल का केस है वहां इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे वहां पे सीरीज वाले में हमने क्या किया था, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D इफेक्टिव कर दिया था, उसी तरीके से पैरेलल वाले केस में एप्सिलॉन नॉट D A इफेक्टिव। समझ में आई बात। ठीक है, तो चलो 4 केस, ये 5वां क्वेश्चन था ना। ठीक है, चलो 4 और ये 5 हो गया, कहां भाग गया भाई, तो ये 5वां हो गया। इसी तरीके से चलते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसके बाद 5 के बाद 6ठे पे आते हैं। अब इसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है कि प्लेट्स हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा जाता है, ये भर दिया जाता है D/10, ठीक है, और ये यहाँ पे ये मान लो K का, K1 का या 2K का, और यहाँ पे बचा हुआ पार्ट जो है वो भर दिया जाता है 3K से। बताइए K इफेक्टिव कितना होगा या
फिर सी इक्विवेलेंट कितना होगा कर लोगे अब, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ वाले फॉर्मूले से मार देना, ठीक। चलो हम मेन क्वेश्चन जहां पे कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी सी आने वाली है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मेनली। चलो तो इस टाइप का सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, बुकलेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलो 6 पे चलते हैं। तो लिखो आप क्वेश्चन कि ये है कि यहां पे a/2 एरिया में, इधर a/2 इधर भी a/2 है, यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है K1, ठीक है, और यहां पे डाइलेक्ट्रिक K2 और K3 डाल देता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट के a/2 एरिया में K1 को डाल रहे हैं और बचे हुए a/2 एरिया में d/2 तक, ये d/2 तक डाल रहे हैं K2 को और d/2 तक डाल रहे हैं K3 को। समझ में आई बात? तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और साथ में K इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जरा सोचो क्या होगा, सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो इस सर्किट को क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक C1 कैपेसिटर है और C2 और C3 आपस में सीरीज में है। तो यहां पे C2 और C3 सीरीज में हो गए हैं और इनका सेटअप जो है वो C1 वाले के साथ पैरेलल में है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस K2 और K3 के अक्रॉस मिलके है। तो अगर इस सर्किट को ड्रॉ करें तो बच्चा इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये C1 कैपेसिटर हो गया और ये C2 और C3 कैपेसिटर, इस तरीके से। और अपने को इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता करना है C इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको एक बार कर लेते हैं। तो देखिए C1 की वैल्यू बताओ कितना लिखेंगे, तो C1 की वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना मिला a/2, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया a/2 और D इसको पूरा का पूरा मिल गया, ये चीज। अच्छा अब C2 पे आते हैं, तो C2 पे देखो एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना मिला a/2 और साथ में D भी d/2 के बराबर मिला है, ठीक है। तो यहां पे अगर देखें तो ये हो गया C2, तो यहां पे लिखोगे K2 एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाई d/2 और C3 को लिखोगे K3 एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाई d/2, ठीक है। C2 C3 का इक्विवेलेंट निकाल दीजिए सीरीज में और फिर उसके बाद पैरेलल ले लीजिए C1 के साथ। समझ में आ रही है बात? तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर हो जाएगा, देखो सबसे पहले इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज इक्विवेलेंट पता करते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ यहां पे C2 एंड C3, ठीक है। तो ये हो जाएगा C डैश, इसको अगर बोलते हैं तो बराबर सीरीज इक्विवेलेंट में क्या करते हैं, देखो ये आ जाएगा कितना, 2 और 2 कैंसिल, K2 एप्सिलॉन नॉट a/d और ये K3 एप्सिलॉन नॉट a/d आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यही करते हैं ना। या फिर बात करें तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3, ये लगा रहा हूं मैं। तो 1/C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी D डिवाइडेड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस D डिवाइडेड बाई K3 एप्सिलॉन नॉट A। ध्यान देना 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा D डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A और यहां बचेगा ऐड करने पे K2 K3 और ऊपर K2 प्लस K3, ठीक। तो यहाँ पे C डैश की वैल्यू आ जाएगी बच्चा एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d और यहाँ पे K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3, ठीक है। ये नीट वाले बच्चे भी करेंगे यहाँ तक ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन, उसके बाद के क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए नहीं रहेगा,
ठीक है, देखो तो ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं, ये वैल्यू सी डैश की वैल्यू आ गई, तो सी इक्विवेलेंट जो होगा बच्चा, वो सी इक्विवेलेंट होगा किसका किसका, C1 प्लस सी डैश। तो C1 की वैल्यू कितनी है, निकाला ना यहाँ पे, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D, ये C1 की वैल्यू, और C डैश की वैल्यू हमने निकाला यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, और फिर उसके बाद है यहाँ पे K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। ठीक है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन मिल गया अपने को, K1 बाई 2 प्लस K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। तो देखो ये पूरा ब्रैकेट वाली क्वांटिटी क्या हो गई, K इफेक्टिव, और पूरा ये हो गया C इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा टाइम बचा सकते थे यहाँ पे, अगर आप इफेक्टिव डेप्थ का यूज करते तो इतना कैलकुलेशन वाला टाइम बच जाता, आपका शॉर्ट में कैलकुलेशन हो जाता। ठीक है, तो ये आंसर है बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला वाला, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है इसके अंदर। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन ऐसे है, देखो प्लेट्स इस तरीके से दिए हुए हैं, अगला क्वेश्चन है जो भी नंबर है डाल लो आगे। ठीक है, प्लेट्स इस तरीके से दिया हुआ है, और इस बार जो है वो डाइलेक्ट्रिक को ऐसे दिया गया, ये K1 हो गया, और ये हो गया K2, और ये हो गया K3। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, चलो ऊपर ही हम K1 K2 कर देते हैं, ये K1 K2 और ये हो गया K3। ठीक, देखो तो ये है, ये सेपरेशन मान लेते हैं D/2, ये D/2। ठीक, ये एरिया है A/2 और ये एरिया है A/2। जरा सीरीज पैरेलल मान लो तो अपने हिसाब से, और सीरीज पैरेलल मान के और फिर कर डालो क्वेश्चन को। ठीक है, कर डालो क्वेश्चन को, देखो क्या आता है। ठीक है, ये मानते हुए कि आप सॉल्व कर चुके हो, हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना मैं शुरू करता हूं। देखिए आपने कैसे सॉल्व किया होगा इसको, वो मैं एक बार दिखाता हूं। देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या माना होगा कि K1 K2 को मान लिया होगा पैरेलल में, और फिर उसके साथ K3 वाले को सीरीज में। मतलब कि ये अगर इसका डायग्राम बनाए तो ये हो गया C1 वाला कैपेसिटर, फिर उसके बाद C2 कैपेसिटर, ये C1 ये C2, और फिर उसके बाद ये C3 कैपेसिटर। ठीक है, तो ये C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट आप सॉल्व किए होंगे, जो भी आंसर आया होगा आपका। अगर इसका आंसर निकालना चाहो तो एक बार निकाल लो, फिर उसके बाद हम मेन ट्विस्ट बताते हैं इस क्वेश्चन में। देखो तो अगर सॉल्व करते हैं आप तो C1 की वैल्यू, मैं बस वैल्यूज निकलवा दे रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे C1 C2 का पैरेलल, और फिर C3 के साथ उसको सीरीज में। ठीक है, देखो C1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी K1, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A कितना A/2, D कितना D/2। ठीक है, तो ये आ गया K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अच्छा, उसी तरीके से C2 कैलकुलेट करें, ये K2 वाले का कैपेसिटेंस, तो ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 और सेपरेशन D/2। तो इसकी भी वैल्यू आ गई K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अच्छा, उसके बाद C3 की वैल्यू देखें तो बच्चा C3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, देखो K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया तो पूरा का पूरा इसको मिला, तो एरिया A डिवाइडेड बाई सेपरेशन D/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2K3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर, ये चीज। उसके बाद आप इक्विवेलेंट निकालोगे C1 C2 का, और फिर उसके बाद सीरीज लोगे C3 के साथ, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा C1 प्लस C2, और फिर इस पूरे का सीरीज विथ C3। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करते आंसर जो भी आता। ठीक है,
बच्चा ये जो आंसर आप इस तरीके से सॉल्व करके लेके आओगे ना, जितना भी आंसर आया आपका उसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करके रिजल्ट तक पहुंच जाना और उसके बाद फिर एक बड़ा सा क्रॉस मार्क करना, मतलब ये आंसर गलत है, ठीक है। तो अच्छा, नीट वाले बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 2-3 साल पहले नीट में ये क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था, थोड़ा डाटा दिया होता है K 2K, मतलब बेसिकली इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो अभी तो हम K1 K2 K3 मान के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो K 2K 3K 4K इस टाइप से वैल्यूज दी रहती हैं, ताकि वैल्यूज इजीली कट जाएं और सारा सम होके एक फाइनल रिजल्ट आए, ठीक है। तो जो उसमें सॉल्व किया गया था ना, जो नीट का जो पेपर हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया था सी इक्विवेलेंट पता करने के लिए, के इक्विवेलेंट की वैल्यू, के इफेक्टिव की वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है। और उसमें क्या किया गया था, इसी प्रोसीजर का यूज किया गया था, जो कि एकदम गलत था, लेकिन फिर भी वहां पे नीट में वो आंसर दिया हुआ था, सही आंसर की में वही आंसर था, ठीक है। इवन जो सही वाला आंसर है जो अभी हम सॉल्व करेंगे वो ऑप्शन तक में नहीं था, ठीक है। तो इसलिए सही करना इस चीज को, और नीट में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और इस टाइप का क्वेश्चन मिले और आपका आंसर ना मैच करे तो उससे परेशान ना होना, ठीक है, इसलिए मैंने इस चीज को बताया। देखो, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये गलत है, क्यों गलत है उसका लॉजिक समझो क्या है। देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक, ये दोनों जो हैं वो K1 और K2 है ना, ठीक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ अलग होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, तो क्या ये दोनों कभी भी सेम पोटेंशियल पे आ सकते हैं, जैसे कि K1 और K2 के क्रॉस क्या सेम पोटेंशियल एस्टेब्लिश हो सकता है, नहीं, ठीक है। इसका मतलब K1 और K2 कभी भी सेम पोटेंशियल पे नहीं आएंगे, क्लियर है बात। तो K1 और K2 सेम पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस नहीं होगा, मतलब इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बोलना गलत है, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इनको नहीं कह सकते, ठीक। तो इस वजह से क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का वो ये है कि आप K3 को भी बांट लो दो पार्ट में। K3 को आप ऐसे कर लो, इसको सही करने का इसको K3 मान लेते हैं और इसको भी K3 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों सीरीज में अलग हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में अलग हो जाएंगे और उन दोनों का आपस में पैरेलल, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस K2 और K3 के अक्रॉस भी है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि इसको पूरा इक्विवेलेंट जो मानेंगे वो इस तरीके से मानेंगे, यहाँ पे ये C1 C3 और फिर यहाँ पे C2 और C3, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, इस तरीके से करना। तो C1 इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो C1 और C2 की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, यहां C3 की वैल्यू निकालोगे तो C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K3 एप्सिलॉन नॉट। अब हम एरिया भी आधा मान चुके हैं ना, तो एरिया A/2, ठीक है, और सॉरी ये तो मैंने इसमें चेंजेस कर दिए, एरिया A/2 और ये जो C3 की वैल्यू है, ठीक, ये C2 की वैल्यू है, ठीक है। तो एरिया A/2 और ये हो गया तो कैंसिल होके ये वैल्यू आ जाएगी K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D के बराबर, ठीक है। और फिर उसके बाद इन दो का सीरीज, इन दो का सीरीज और फिर आपस में इनका पैरेलल, ठीक है। तो देखो, तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि क्या आता है आंसर, ठीक। तो C1 और C3 का सीरीज देखना है अपने को, ठीक है। तो सीरीज ऑफ, सबसे पहले सीरीज ऑफ C1 एंड C3, ठीक। तो इसको सबसे पहले C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 वाले से सॉल्व कर दूं क्या, ठीक है। तो यहां पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 और C3 का सीरीज और पैरेलल में होगा C2 और C3 का सीरीज।
तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं C1C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस यहाँ पे इसका पैरेलल देख रहे हैं ना, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो C2C3 डिवाइडेड बाई C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बच्चा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर निकालना, तो इसका बच्चा आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा कितना, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ठीक, और ये आ जाएगा K1 K3 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K3 और प्लस यहाँ पे K2 K3 डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। जरा सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि देखो सारे C1 C2 C3 में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन है ना, तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज देखना, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो मैं करा देता हूं, वो देख लीजिए सारे बच्चे। और ये जो पार्ट कराने जा रहा हूं, ये वाला बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे नीट वाले बच्चे भी करेंगे, और फिर जो शुरू के दो थे K1 K2 सीरीज में, K1 K2 पैरेलल में, वो क्वेश्चन, और अभी ये जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो तो अगला पार्ट देखते हैं, जो भी नंबर है वो नंबर डाल लेना आप। ठीक है, ये कैपेसिटर के प्लेट्स हो गए, यहां पे बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इसका थिकनेस T है। ठीक है बच्चा, और ये टोटल सेपरेशन D के बराबर दिया हुआ है, प्लेट का एरिया A है। अब अपने को C इक्विवेलेंट पता करना है। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट पता करना है, तो जरा पता करो, देखो क्या आता है। ठीक, इसकी पोजीशन नहीं दी गई है बच्चा कि इसकी पोजीशन क्या है, बस इसकी थिकनेस T दिया हुआ है। ठीक है, अब ये स्लैब ऊपर लगा हुआ है या बीच में रखा हुआ है या नीचे लगा हुआ है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करो, देखना इंडिपेंडेंट आ जाएगा इसके पोजीशन के। ठीक है, देखो कैसे, तो इसको मान लेता हूं मैं x। ठीक है, तो ये हो गया t, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, d माइनस टी प्लस एक्स के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करते हैं कि इनके बीच में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ वाले क्वेश्चन, इफेक्टिव डेप्थ वाले फॉर्मूले से कर दूं, या तो आप क्या करो, C1 निकाल लो, C2 निकाल लो, C3 निकाल लो और तीनों का सीरीज कर लो। अदरवाइज आप C इक्विवेलेंट जो होगा वो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी इफेक्टिव। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले से करें तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी इफेक्टिव में देखो ये क्या था, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 डिवाइडेड प्लस T3 बाई K3, यही था ना। तो यहाँ पे T1 इसको भी एक स्लैब मानो। ठीक है, और इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी मटेरियल नहीं है, इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, 1 के बराबर, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर। तो ये हो जाएगा देखो कि x अपॉन 1 प्लस यहाँ पे T अपॉन K प्लस इसका हो जाएगा D माइनस T माइनस एक्स अपॉन 1। ठीक है, इसको माइनस साइन को अंदर ले लिया है, तो यहां पे देखो x तो कैंसिल ही हो गया ना, तो x कैंसिल हो गया, इसका मतलब बचा कितना, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई t बाई k और यहाँ पे प्लस d माइनस टी। समझ में आई बात? तो ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। और खास बात ये कि C इक्विवेलेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है इस बात के कि ये स्लैब आप कहाँ पे प्लेस किए हो। क्लियर है बात? ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा कि C इक्विवेलेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा C इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं जो सबके लिए है। देखिए, तो क्वेश्चन ये है कि ये मेटल प्लेट, मतलब कि ये प्लेट्स हो गए और बीच में इस बार डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने क्या डाल दिया, मेटल का प्लेट डाल दिया।
ठीक है, ये थिकनेस जो है वो T के बराबर है। ठीक, तो अभी तो हमने ये सीख लिया है ना कि इसके पोजीशन पे, डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन पे ये चीज डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर बेसिक से भी करें तो देखो ये सेपरेशन जो है वो पूरा D के बराबर दिया हुआ है। ठीक, एरिया A है। एक बार खुद से ट्राई करो, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। तो C इक्विवेलेंट होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D इफेक्टिव, और D इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, या तो इसको x मान लो, फिर x मानोगे, ये t मानोगे, तो ये हो जाएगा d माइनस टी माइनस एक्स। या तो अपने को जो पता है कि भाई इसकी पोजीशन डिपेंड ही नहीं करता है कि C इक्विवेलेंट पे, C इक्विवेलेंट की वैल्यू इसकी पोजीशन पे नहीं डिपेंड करता, तो सीधे सीधे मेटल अगर T है तो पूरा वैक्यूम कितना है? D माइनस टी। ठीक, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि T डिवाइडेड बाई इंफिनिटी प्लस D माइनस टी डिवाइडेड बाई 1, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये तो वैल्यू कितनी आ गई? 0, और ये वैल्यू हो गई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी। तो ये C इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चा, इस तरीके से। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन हैं जिनको मैं सॉल्व करवाता, लेकिन वो कुछ मतलब हायर लेवल के, और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है इस लेक्चर का, तो इस वजह से इसको नहीं करवाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस को एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें वो सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको 2 वीडियोस मिलेंगे नेक्स्ट डे पे। एक वीडियो रहेगा जो कि जेईई एडवांस वाले बच्चे, उसको पूरा C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करवाने का ही उसमें प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, और बाकी मतलब कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट x डिपेंडेंट हो जाए, मतलब कि डेप्थ के साथ वो वैरी करने लगे, ठीक है, तो फिर कैसे उस टाइप का क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको हम कराएंगे, और उसके अलावा एक वीडियो आपको एक और मिलेगा जिसमें रहेगा कि वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाला। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 लगा लीजिए, अब आप उसके सारे क्वेश्चंस को लगा सकते हो, बस वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले को छोड़ के। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आप उसके लगा सकते हो, और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने वाले क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।